गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका टीचर्स एकेडमी पे स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ से एक मुहिम स्टार्ट करी है 2014 से लेकर के 2023 तक का पेपर सॉल्व करने का, और मैं ज़ुरियाक सर इसमें आपको यहाँ से पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट वाला पार्ट करवा रहा हूँ। इसमें से डियर स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 6 है। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्विंग करवा रहे हैं। जो लोग पहले वीडियो नहीं देखे, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, इसी में पार्ट 5 तक हो चुका है। आज पार्ट 6वें से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्ट 6 में अगर आप देखोगे तो यहां से जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, यहां से पार्ट 6 में आप देखोगे तो 2020 से ये पेपर सॉल्व होगा। ठीक है, 2020 का। ठीक, इसके पहले 2019 का हुआ है, पार्ट 4 और 5 में आप देख लेना। उसके पहले चले जाओगे तो 2014 से 2018 तक के जो पेपर हुए हैं वो आपको पार्ट 1, 2, 3 में मिल जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसे आप जाकर के देख लीजिएगा। जो लोग मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। और इंफॉर्मेशन मैं और आपको दे दूं कि यहां पे केवल इन्वायरमेंट ही नहीं, यदि आप चाहते हैं कि अलग अलग टॉपिक का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहीं पर 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर ये सॉल्व यहां पे होंगे। आईसीटी का पेपर मैम ने करवाया हुआ है, इन्फी मैम ने। कम्युनिकेशन का पेपर भी यहां पे मैम ने करवाया हुआ है। ठीक है, 2018 तक। यहां पे डीआई वाला पार्ट भी हुआ है, और जो अदर 10 यूनिट हैं वो भी धीरे धीरे करके आपके इसमें पेपर सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो यहां से और प्रैक्टिस करना चाहे तो हर शनिवार इसी टीचर्स एकेडमी पे मैराथन क्लास होती है। ये मैराथन क्लास की जो टाइमिंग है वो 5 PM पे होती है, और इसमें ये लगभग 9 PM तक जाती है। और यहां से आप चाहे तो अपने जो क्वेश्चंस हैं और ज्यादा इसमें तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया है आपको। लेकिन अभी भी चाह रहे हैं कि और डिटेल पढ़ना है, आपको डिटेल से पढ़ना है, तो फिर यहाँ पे 999 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है, वो लेकर के आप जितने भी यूनिट है अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये तो उनके लिए है जो लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये उनके लिए है जो डिटेल्स इसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चले तो सबको गुड मॉर्निंग। नहीं, यहाँ पे तो प्रीति यादव यदवंशी जी, यहाँ तो क्लासेस चल रही है ना सर की। शिवम सर की क्लास चल रही है, और शिवम सर के पैर में थोड़ी चोट आ गई थी, शायद उसकी वजह से कोई क्लास ना चली हो। अदरवाइज शिवम सर की क्लास 5 बजे से डेली चलती है, आज भी क्लास है। अच्छा, यहाँ पे 2 लोग की शिकायत है, तो मैं एक बार इनसे सर से बात कर लूंगा। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, एक बार सर से बात कर लूंगा क्या दिक्कत है, फिर आप लोग को कल मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 5 बजे का तो डेली मैसेज आता है हम लोग के पास। ठीक है, चले मैं रुचि जी और प्रीति जी आप सबकी बातें सर तक पहुंचा दूंगा मैं। तो क्या दिक्कत आ रही है वो देख लेते हैं, क्योंकि सर को चोट लगी थी, हो सकता है उसकी वजह से कोई दिक्कत हो। ठीक है, चले आते हैं, बात करते हैं कुछ यहां से। मैं आज आपको क्लियर करके पूरा चीजें मैं आपको बता दूंगा कि आपकी क्लासेस क्या कैसे चलनी है। ठीक है, पूरा कल मैं क्लियर कर दूंगा। चलो आ जाओ, यहां से बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये चीजें आप लोग देख लेना। अब इस क्लास में जो टाइमिंग है, टाइमिंग अभी जो चल रही है यहां से 5 बजे से जो 5 PM पे है, शिवम सर की क्लास अभी हो रही है, शिवम सर की। इसके पहले एक चैप्टर हुआ है डीआई का। ठीक है, अब यहां शिवम सर की जब क्लासेस चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो यहीं से मैथ की क्लासेस और यहीं से हम लोग की क्लासेस अब क्या होगी, लगनी शुरू हो जाएगी। इनकी जो यूनिट है सर की, ये 4 यूनिट यहां से सर 4 यूनिट पढ़ाएंगे। ठीक है, खुद सर 2 बार जेआरएफ है, तो ये क्या है 4 यूनिट यहां से पढ़ानी है सर को, तो इसलिए इनकी क्लास पहले लगाई गई है। ठीक है, बाद में हम लोग की क्लासेस ये वाली होनी है। ठीक, चलिए देखो यहां तो मैं हाँ रुचि जी बिल्कुल मत घबराइए, यहां से बात कर लूंगा। बाकी जितने भी अदर ग्रुप वाले हैं उनके उनके लिए मैं अदर जो कोर्सेस हैं उनको मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं केवल यूजीसी नेट के लिए जिम्मेदार हूं, बाकी अदर के लिए आप नंबर पे कॉल कर लीजिए। चलें, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो डेट वाइज मैंने डाल रखा है।
जैसा मुझे मिल गया क्वेश्चन वैसा मैंने डेट इसमें लगा रखा है। प्लीज आप लोग अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आप लोग की बातें सर तक पहुंचाऊंगा और बिल्कुल प्रॉपरली आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, देखें, भारत के पास विशाल थोरियम भंडारण है जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत है। थोरियम भंडारण मुख्यतः कहां है? छोटा नागपुर पठार के चट्टानों में, सुंदर डेल्टा वन के कीचड़ में, केरल समुद्र के तटीय बालू में, या थार के मरुस्थल में? इसका जवाब आप सब देने की कोशिश करिए। तो यहां से आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, जरूर बताइए यहां से क्वेश्चंस आप लोग। आप लोग मुझ पे भरोसा करिए, जितने लोग भी अभी आप यूजीसी का कर रहे हैं, क्योंकि इसको लीड मैं ही करूंगा और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसका कोर्स और बाकायदा सब चीजें मैं अच्छे से खत्म करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भाई घबराना नहीं है। ठीक है, इसका जवाब दे जो स्क्रीन पे है। अभी आप फोकस कर लो इस पे जो पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर मैं आपको बताऊंगा। चले भाई बताइए आप लोग जल्दी जल्दी यहां से। चले, तो यहां से अगर हम लोग बात करें, अब सीखिएगा, यहां से सीखिएगा। यहां से अगर बात करें, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। यहां से देखिए छोटा नागपुर वाला एरिया, अब ये सब एरिया है कहां, यहां ध्यान से समझना है आप सबको। हम लोग अगर बात करें, ये अगर भारत देश का नक्शा है, भारत देश का अगर मैप है ये, ठीक है, तो यहां से देखें तो ये है, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं पश्चिमी तट, और इधर चले आए तो ये है केरल। क्या है ये? केरल है। ठीक, इधर साइड चले जाए तो ये वाला एरिया है छोटा नागपुर वाला एरिया। इसकी अगर बात करें सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थार का मरुस्थल, अगर थार का मरुस्थल आप सब जानते हैं कि यहाँ पे राजस्थान वाले पार्ट में आपको थार का मरुस्थल मिलेगा। लेकिन जब इन सब में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो छोटा नागपुर वाला एरिया है, यहाँ पर कोयले के भंडारण अधिक मिलते हैं, कोयला अधिक मिल जाता है। इस वाले में अगर चले जाए तो यहाँ पे चांदी आपको मिल जाएगी और यहाँ पे तांबा के भंडारण आपको मिल जाते हैं। यहीं पे अगर हम थार के मरुस्थल की बात करें, सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ खनिज मिलेगा नहीं। लेकिन अगर हम वहीं पे अगर बात करें केरल के तट की बात किया जाए, अब केरल के तट पे ही थोरियम क्यों? यहाँ पे अगर हम बात करें थोरियम की अगर बात करें तो यहाँ से डायरेक्टली ये रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। अब अगर बात किया जाए कि रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो यहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। रेडियो एक्टिव मटेरियल है क्या? तो है क्या, यहां से याद रखिएगा यूरेनियम 235। लेकिन समस्या क्या है भारत के साथ, उसके पास यूरेनियम 235 नहीं है, उसके लिए उसे दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन साइंस ने जब साइंस आगे बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, इस थोरियम से भी रेडियो एक्टिव मटेरियल में इसको बदला जा सकता है। ये डायरेक्टली नहीं है लेकिन इसको बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे, क्या होगा, उसको डिटेल से बाद में हम पढ़ेंगे। ये थोरियम को भी रेडियो एक्टिव मटेरियल में बदला जा सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं है, जिसका उपयोग हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको बदल अगर हम दें यूरेनियम में, ठीक है, यूरेनियम 292 में अगर बदले, उसके बाद ही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद की कहानी स्टार्ट होगी। तो यहां से अगर हम इसीलिए यहां पे चले जाए केरल, और केरल में जो इसके बालू मिलते हैं, बालू भी कौन सा, मोनाजाइट बालू है। ये जो बालू है इसका भी नाम अगर देखें तो मोनाजाइट बालू है। यहां से क्या है, मोनाजाइट बालू। इस मोनाजाइट बालू की अगर हम बात करें तो यहां से ये हमारे इस पे पाए जाते हैं, क्या, थोरियम पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि केरल का तट कहां है, यहां पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आई होप कि आपको सबको विजिबल होगा। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्यों के अनुसार विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलें यहां से आंसर करने की कोशिश करिए आप सब। मैंने आप सबकी बात पहुंचा दी है, आपके जितने भी कमेंट आ रहे हैं मैंने इसकी फोटो क्लिक कर ली है और सर लोग को पहुंचा दिया है। वो सब रीड करके आपको कल तक बताएंगे। क्लासेस क्यों नहीं चल रही है वो सारी चीजें आपको
मैंने आप लोग की ये जो कमेंट चल रहा है मेरे सामने, मैंने उसकी फोटो खींच के भेज दी है। ठीक है, इसमें उत्तरदायी खपत एवं खपत उत्पादन, भू जीवन, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरणीय व्यवहार सुनिश्चित करना, असमानता, इसमें से बताना है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। यहां से आप सब इसका आंसर करने की कोशिश करिए जल्दी से। चलिए आंसर दे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिएगा। और यहां से जब आप देखोगे 2019 तक का पेपर आप देखेंगे, कब से 2014 से लेकर के बहुत आसान मिला है। जैसे ही आप कहां पहुंचेंगे 2020 से पहुंच रहे हैं, यहां के क्वेश्चन डिफिकल्ट होने लगे हैं। ठीक है, और यहां के क्वेश्चन ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहां पे हवा ही नहीं लगेगी क्वेश्चन में। ठीक, तो यहां पे याद रखिएगा जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से अगर पढ़ेंगे आप सब तो बिल्कुल बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चले यहां से अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं एसडीजी की, अब एसडीजी में अगर आए तो एसडीजी में सबसे पहले आपको लक्ष्य शायद पता हो या ना हो, मैं उसको आपको बता देता हूं। हो सकता है कि आपको ये विजिबल हो, अगर नहीं होगा केवल मुझे आप सुनते चलिएगा। यहां से जब हम लोग यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन है, उसका लोगो अगर देखेंगे, उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहां पे इस तरह से फैमिली दिखाई देगी, जिसपे है पहले वाले पे देखें शून्य गरीबी है, दूसरे वाले पे आ जाए तो यहां पे भूखमरी का निवारण करने की बात करी जा रही है। तीसरे नंबर पे आए तो यहां पे कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य हमें क्या करना है, लाना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है। पांचवें नंबर की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। सॉरी, चौथे नंबर पे पांचवें की बात करें तो यहां लैंगिक समानता की बात करता है। जब यहां पे पांचवा आप पढ़ लो लैंगिक समानता, तो 10वां भी आप पढ़ लो, ये सामाजिक असमानता को दूर करने की बात करता है। ठीक है, सामाजिक असमानता को दूर करने की बात करता है। फिर यहां पे चले आए 11 नंबर पे, यहां पे अगर हम देखें सममानी शहरीकरण की बात करता है, सममानी शहरीकरण की बात करता है यहां से। फिर इसके बाद 12 नंबर पे आए तो यहां पे कहता है कि हमें सममानी उपभोग की बात करता है, मतलब उपभोग, कोई भी संसाधन हमारे पास है तो उसका उपभोग हम बुद्धिमानी तरीके से करें, ना कि ऐसे उड़ा दें। ठीक है, फिर 13 नंबर और 14 नंबर की अगर बात करें, यहां से ग्रीन हो जाता है ये। यहां पे अगर देखोगे तो ये कहता है जलवायु परिवर्तन। अब यहां पे आइए, इस वाले में आप यहां ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, यहां से क्या कह रहा है, यहां से पर्यावरणीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना कह रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन नहीं है। यहां से अगर इसको कट कर दे, डी वाला अगर आप कट करोगे तो ये आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा, और डी वाले में तो ये भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और डी वाले में ये भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां से ए, बी और ई होगा। अब यहां से बात किया जाए सी वाले की बात करें तो सी वाले में अगर हम यहां से देखें तो यहां तक हमने देख लिया है। ठीक है, यहां तक देखा, तो अब अगर यहां से जाओगे 14 वाले में तो जलीय जीवों की बात करता है, मतलब जल के नीचे जीवन की बात करता है। जल के नीचे जीवन मतलब क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात करता है। फिर इसके बाद 15 नंबर पे जाएंगे तो कहता है भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन मतलब भूमि पर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करता है, ये पेड़ पौधे भूमि तंत्र बात करता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें 16 नंबर की बात करें, शांति न्याय और इन सब के लिए क्या करना है, संस्थाएं बनाना है, जैसे यूएनईपी बनी और अलग अलग संस्थाएं बनी। फिर इसके बाद 17 नंबर पे कहता है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मतलब सब लोग साथ आए और इसको इस टाइप के प्रोग्राम को क्या करें, कारगर करें। ठीक है, तो यहां से अब लेकिन इसमें ऑप्शन में आप देखें तो मातृत्व स्वास्थ्य की बात कहीं नहीं कर रहा, मातृत्व स्वास्थ्य की बात ये कहीं नहीं कर रहा है इस वाले में, सी वाले में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहां के लिए गलत है। तो ये आया कहां से है, ये जो प्रोग्राम लिया गया था वो लिया गया है एमडीजी से, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से, जो कि कब आया था, सन 2000 में आया था। और कब तक लगा था, ये 2015 तक के लिए आया था। वही एसडीजी की बात करें तो ये कब आया था, 2015 में आया था, 2030 तक के लिए लागू कब हुआ है, तो 1 जनवरी 2016 से क्या हुआ, लागू हुआ। इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं जो कि अभी आपने देखा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यहां से देखो, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको बताना है, नीचे तो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क दिया गया है।
मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। फिर रीजन है इसका, डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफी कम होता है। इसमें से बताना है कि इसका कारण क्या हो सकता है, इसका असर्शन रीजन क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही है या कुछ इसमें कमियां हैं। आप लोग जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए, ना आए तब भी चलेगा, ठीक है, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करिएगा, ठीक। बस आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को अदर स्टूडेंट तक भी प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर कर देंगे तो और स्टूडेंट जुड़ेंगे तो और भी कंपटीशन बढ़ेगा, तो और करने में आपको भी मजा आएगा, मुझे भी करवाने में मजा आएगा, ठीक है। चले बताइए जल्दी से आप सब। ऐसे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। यहां से बकायदा मैंने डेट डालनी स्टार्ट करी है। यहां आप देखोगे मुझे अक्टूबर का मिल गया है, लेकिन स्टार्ट हुआ था सितंबर का, तो टाइपिस्ट ने टाइप यहां अक्टूबर कर दिया है, तो सितंबर वाला कल करवा दूंगा। तो जब जो लोग बाद में इस लेक्चर को देख रहे होंगे, ये 9 अक्टूबर का क्वेश्चन है, और आप इसीलिए मैं इसमें डेट डालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब क्वेश्चन डिफिकल्ट आने शुरू हो गए। इसके पहले जो करवाए वहां डेट मैंने नहीं डलवाई है, ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड का डी आ रहा है आंसर, थर्ड का ए। चले आगे देखते हैं क्या यहां से। जब हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप लोग के सबके माइंड में क्या होगा, अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं आप सब। यहां से बात करते हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफी कम होता है। अगर हम बात करें अंतर्भूत रूप से काफी कम होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक। जब ये डियर स्टूडेंट्स ये कम होगा, तो यहां से बात करें तो प्रदूषण भी क्या करेगा, प्रदूषण भी कम करेगा। जब प्रदूषण कम करेगा तो यहां से हानिकारक भी क्या होगा, हानिकारक भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से जलेंगे, क्योंकि जो डीजल है वो अच्छे से जलेगा। इसीलिए आप देखोगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो डीजल से ही चलाई जाती है, पेट्रोल से नहीं चलाई जाती। तो ये स्टेटमेंट अपना सही हो जाता है। लेकिन यहां से अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। यहां दोनों जब कंपेयर करेंगे तो ए सही नहीं है, परंतु आर क्या होता है, सही हो जाता है। यहां से आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अब ये आप मानोगे कैसे, पहले आप ये व्हाइट कलर का है, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताइएगा, स्क्रीन पे आपके विजिबल होगा। 8 नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, बिल्कुल सही है रुचि जी। क्या आप सबको विजिबल है, क्या नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस एक बार हाँ ना बता दीजिए आप लोग, नहीं तो ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ रहा हूं और समझने की कोशिश करिएगा। पढ़ रहा हूं, समझ लीजिएगा, नोट करने की जरूरत नहीं, बस केवल मैंने प्रूफ के लिए दे रखा है, अब समझिएगा यहाँ क्यों, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करें तो शायद आपको दिखे, जस्ट मिनट, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ी मैं इसकी ब्राइटनेस कम करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिखे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग इन सबको। चलिए आते हैं हम लोग यहां से, स्टार्ट करते हैं। यहां से अगर बात किया जाए, बस मुझे सुनिएगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मुझे सुनिए फिर, ठीक है। यहां से अगर बात करें तो ये कंबक्शन इंजन एग्जॉस्टेबल गैसेस, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट में, तो यहां पे कंपाउंड दिया हुआ है, तत्व दिए हैं। एक तरफ क्या है, पेट्रोल इंजन है और एक तरफ डीजल इंजन है। मतलब अगर पेट्रोल और डीजल को अगर जलाया जाए, ठीक है, पेट्रोल और डीजल को जलाया जाए, अब बताइए, अब विजिबल हो रहा है ना, पेट्रोल और डीजल को जलाया जाए तो कैसे कैसे मतलब कितना अमाउंट यहां पे गैसेस रिलीज करते हैं। एक तरफ है, अगर इसमें नाइट्रोजन कितना रिलीज करेंगे, नाइट्रोजन गैस, तो यहां से जो पेट्रोल इंजन होता है वो 71% करता है, लेकिन जो डीजल इंजन है वो 67% करता है।
वहीं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पेट्रोल इंजन कितना निकालेगा 14% और डीजल इंजन कितना निकालेगा 12%। ठीक है, ये 14% और ये कितना करेगा 12%। यहीं पे अगर हम बात करें जो जल वाष्प है, किसकी बात करें, जल वाष्प जो गैस के रूप में निकलेगा, ठीक, वो कितना करेगा यहां से 13% और ये कितना करता है 11%। ठीक, फिर इसके बाद अगर बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे डेटा नहीं है लेकिन कितना करता है ये 10%। इसी तरह से अलग अलग सब्सटेंस की बात करें तो वो भी क्या होता है डीजल इंजन में बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो दिमाग में हमेशा ये बना के रखिएगा कि जो डीजल इंजन है वो अगर डीजल जलाता है तो पेट्रोल इंजन कंपेयर में प्रदूषण कम करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी बेस पे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते हैं। ठीक है, दूसरा है यहां से स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट है सौर तालाब में निश्चित प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर देना है आपको। ठीक है, कौन सा होगा ये बताइए आप सबको। जल्दी से बताइए आप सब। कुछ लोग केवल यहां पे प्रदर्शनी देखते हैं, आप सब कमेंट नहीं करते हो क्वेश्चन के आंसर के लिए, बिल्कुल कमेंट करना चाहिए। और जो लोग इस क्लास को बाद में देख रहे होंगे वो भी अपने जो कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, मैं वहां पे आप सबको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चले जल्दी से बताइए आप सब। सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते हैं। सौर तालाब में निश्चित प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है, ये बताना है आप सबको। बिल्कुल, यहां से फोर्थ का ए आंसर आ रहा है बहुत लोग का। देखते हैं क्या है सोल्यूशन इसका। देखिए पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि सर सौर तालाब होता क्या है। सौर तालाब क्या है, अलग से सौर तालाब ये आर्टिफिशियल है। हमने क्या किया, यही बना हुआ है, हमने क्या किया कुछ इस तरह से यहाँ पे एक चैम्बर बना दिया, इसमें हमने क्या किया पानी भरा। पानी भरने के बाद पानी कह लीजिए, लिक्विड कहते ज्यादा सही रहेगा। ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये अलग लिक्विड है, यहाँ पे चले आए ये अलग लिक्विड है, यहाँ पे चले आए ये अलग लिक्विड है। नीचे जैसे जैसे जाएंगे इसकी डेंसिटी या सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाएगी। तो यहां से जो सूर्य का प्रकाश है वो आएगा, तो जिसकी सांद्रता जितनी अधिक है वो क्या करेगा उतना, ये रेड कलर दिख रहा है ना, इसका ताप क्या है सबसे अधिक है, इसका ताप क्या होगा सबसे अधिक। फिर जैसे और ऊपर जाएंगे तो इसका ताप क्या होगा इससे कम हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो इसका ताप क्या होगा इससे कम हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, इसको आर्टिफिशियल रूप से इसमें हमने सूर्य का जो ताप है सांद्रता के हिसाब से उसको स्टोर कर लिया। इसको हम क्या कहते हैं यहां से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सौर तालाब के नाम से जानते हैं। अब इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करता है, तो बिल्कुल सही बात है। सौर तालाब में निश्चित प्रवणता मतलब सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। जब अलग अलग इसमें हम आए तो हमने क्या किया, यहां से लिक्विड अगर हटा दें तो अब हम क्या करें, यहां पे जल ले लें और जल की सांद्रता हम क्या कर दें अलग अलग कर दें। तो इस ताप का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, इस जल के ताप का उपयोग हम अलग से पानी को गर्म करने में कर सकते हैं, और उस पानी को जैसे ठंडे के दिन में नहाने काम आ सकते हैं। ठीक है, या खाना बनाते समय कुकर में अगर पानी डालना है तो पहले गर्म रहेगा, यहां से फिर हम डालेंगे तो उसमें गैस हमारी बचेगी। इन सब इस सब का इतना उपयोग कर, अब इतना बॉयल नहीं हो जाएगा कि हाथ उसमें डालेंगे अब जल जाएंगे। इतना होगा जैसे गर्मियों के दिन में बाल्टी में पानी आप रखते होगे वो गर्म रहता है, इतना जैसे जाड़े के दिन में जितना पानी आप गर्माते हो नहाने के लिए उतना। ठीक है, अब इतना नहीं होगा कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक, चले ये होते हैं सौर ताप। आपसे कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे कम रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये 2014 का क्वेश्चन था, लेकिन अब इस पे क्वेश्चन आपसे इस पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो यहां बता रहा हूं मैं, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका योगदान सबसे कम रहा है।
परिवहन, कृषि एवं वन्य भूमि उपयोग, उद्योग, उपयोगिता, विद्युत एवं तापोत्पादन। बताना है इसमें से कौन सा होगा। जल्दी आप आंसर करने की कोशिश करिए। जल्दी बताइए भाई आप लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग आईपीसीसी के हिसाब से जाएंगे, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ का इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इंटर गवर्नमेंटल गवर्नमेंट हो, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन, सीसी का मतलब क्लाइमेट चेंज, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक बार चाहना तो आप इसको गूगल कर लेना, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ये किसकी संस्था है? दो यूएनईपी और एक कौन है? डब्ल्यूएमओ, इन दोनों की संयुक्त संस्था है, ठीक। जिसने क्या किया, अब पहले 2014 के टाइम में रिपोर्ट लाया, तो यहां पे आंसर क्या है? परिवहन क्षेत्र कहा। आपको और क्षेत्र भी लग रहा होगा, ये आपको लगने दो, भारत सरकार के हिसाब से कोई और होगा, लेकिन आईपीसी की रिपोर्ट में क्या था वो बता रही है, ठीक। फिर यहां से आते हैं, फिर इसकी एक रिपोर्ट आती है 2021 में आती है, और उसी का लगा हुआ जो रिपोर्ट है 2022 में भी आती है। अब इन रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट पे कुछ चीजें मैंने आपको दे रखी है। अच्छा इसमें रुको एक मिनट, कहां चला गया? अच्छा इसमें मैंने इंक्लूड तो किया था, एक मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। तो देखो इसमें मैंने कहा रखी नहीं है, इसमें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मैं 2021 की जो रिपोर्ट आई है उन सबको आपको अलग से पढ़ा दूंगा, जब इस यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ अलग से, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स में ले आऊंगा तो उसको हम अलग से पढ़ लेंगे। उसमें कई पॉइंटर्स थे, ठीक है। उन पॉइंटर्स को यहाँ मैं ऐड करना भूल गया, मतलब दिया था मैंने, ऐड नहीं किया होगा, ठीक है। उन पॉइंटर्स को ऐड कर दूंगा तो आप उस पर क्या है कि अब यहां से मैं कुछ चीज बता देता हूं। ये कहता है आईपीसीसी, ये आईपीसीसी कहता है कि अगर हम लोग 2050 तक की बात करें, अगर हमने ऐसे औद्योगिकरण करते रहे और पृथ्वी पे जो ताप है उसको ध्यान नहीं देंगे, प्रदूषण को या ग्रीन हाउस गैसेस को, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर पृथ्वी का वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की चांसेस हैं। और अगर यही स्थिति रही तो 2100 तक जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री तक ही बढ़ जाएगा। और 3 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा तो क्या होगा? 3 से 4 डिग्री तक अगर बढ़ेगा तो फिर यहां से क्या होता है कि ये वाले क्षेत्र में, मतलब इस वाले क्षेत्र में जो विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, इनसे अलग अगर हम चले जाएं, जो इनके बीच में पाए जाने वाले देश होंगे, यहाँ पे जल की, अगर हम समुद्री जल की स्थिति देखें तो यहाँ पे क्या होगा? भारत जैसे देश ये क्या होंगे, इनके जो तटीय क्षेत्र है वो डूब जाएंगे। और जो यहाँ पे द्वीपीय देश है, द्वीप देश प्रशांत महासागर में इधर साइड, वो भी क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे करके डूब जाएंगे। और पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि यहाँ पर जो छोटे छोटे पोखरन है, झीलें हैं, उनके जो वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाएगी और वो क्या होंगे? सूख जाएंगे, और वहां के आसपास की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो नष्ट हो जाएगी। और क्या कहा है? जब ये वेपर में चेंज होंगे, ऐसे ही हमारी भूमि होती है, जमीन होती है। जब जमीन के अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए भूमिगत जल भरा हुआ है, और यही पानी, यही वाटर यहाँ पे क्या होता है? अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहां से अगर हम बात करें पेड़ पौधे, और इनकी जड़ें अगर नीचे तक गई हैं तो इनको पानी मिल रहा होता है। लेकिन ऐसे वाटर वेपर अगर चेंज होता जाएगा तो ये वाटर लेवल क्या होगा? और नीचे चला जाएगा, और ये जमीन सूख जाएगी, और ये पौधे मर जाएंगे, और ये भूमि किसमें हो जाएगी? बंजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि जो मरुस्थलीकरण है वो भी क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा। ठीक, यहां तक चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे फिर से एसडीजी वाला। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही है? ठीक है, यहां पे इसका आंसर बताना है। वर्ष 2015 तक ठहराव और एचआईवी के एड्स के फैलाव के परिवर्तन का आरंभ, प्रतिवर्तन का 2020 वाला है। 2015 से तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करना। सी वाला है वर्ष 2015 तक राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे की
जनसंख्या के अनुपात में कमी लाना। डी ऑप्शन है वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना है। जो 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है अपने आप में बहुत लेंदी पेपर था, ठीक है, और इसको करवाने में सॉल्व करने में भी और करवाने में भी हालत तो खराब होती ही है, ठीक है। देखें जल्दी से, बताइए आप सब इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से। यहां से मेरे पास आंसर 6 का ए, और लोग बताइए। ए तो नहीं है आंसर, जो सरिता जी ने दिया है ए नहीं है। देखिए 6 का सी दे रहे हैं कुछ लोग। ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं एसडीजी की, और एसडीजी में जब रिपोर्ट की बात करते हैं एसडीजी, यहाँ पे अगर हम आते हैं रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट इसका अगर देखा जाए, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करा जाए, यहाँ पे शताब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित उद्देश्यों के अंतर्गत विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही है। वर्ष 2015 तक ठहराव और एचआईवी, ये सॉरी यहाँ पे एसडीजी लिखा है, ये एमडीजी है, एमडीजी। इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो 2012-13 में आई थी, ठीक है। ये एमडीजी है ना, यहाँ से ये एमडीजी, तो ये 2012-13 में आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ से कह रहा है वर्ष 2015 तक ठहराव और एचआईवी एड्स के फैलाव के प्रतिवर्तन का आरंभ, मतलब प्रतिवर्तन क्या मतलब कम करना, हाँ बिल्कुल सही बात है, कम करना स्टार्ट हुआ, ये स्टेटमेंट सही है। वर्ष 2015 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक असमानता में दूरी कम करना। वर्ष 2015 तक राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के अनुपात में कमी लाना। वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना। यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये भी अचीव किया गया और ये भी अचीव किया गया। जब हम यहां से बात करें, इन दोनों की अगर बात करें, तो यहां से वर्ष 2015 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करी गई। हाँ, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होता है उस रिपोर्ट के अनुसार, तो पहला बी और डी ये सही हो जाते। लेकिन यहां से अगर हम सी वाली देखें, तो वर्ष 2015 तक राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात में कमी नहीं ला जा पाई है इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, सी होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि कमी संतोषजनक यहां से सबसे कम रही है, तो यही वाला आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर अलग से क्वेश्चन बनाने पे आ जाए, ठीक है, जीके से नहीं आते हैं, जीके से क्वेश्चन यूजीसी नेट में नहीं आते, करंट से आते हैं। करंट मतलब किससे, जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, वो तो हम पढ़ाएंगे, यहां से पढ़ाएंगे, आईसीटी से पढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन से पढ़ाएंगे, उसके अलावा कहीं से करंट से नहीं पूछा जाता, ठीक है, यूजीसी में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, यहां से बताना है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कहा गया है। नदियों में कार्बनिक प्रदूषण की समस्या प्रायः गर्मी के महीने में बदलता, यहां बदहाल होगा, मतलब बदतर कह सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब बदतर मतलब खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। अपेक्षाकृत अधिक जल तापमान की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट की स्थिति तीव्रतर हो जाती है। क्या ये इसका कारण है? नदियों में कार्बनिक प्रदूषण की समस्या प्रायः गर्मियों के महीने में अधिक हो जाती है या खराब हो जाती है, यहां से इसको कह सकते हो आप लोग। ये वाला पॉइंट मैं फिर से लिख देता हूं, एक मिनट, ठीक है, यहां से एक मिनट, ओके। ये क्या होती, खराब हो जाती है या अधिक हो जाती है, बताना यहां से कौन सा आंसर होगा। 7 का ए। अब देखते हैं, यहां से अगर हम बात करें, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो लोग ने मुझसे पहले क्लास करी होगी उनको इस क्वेश्चन को करने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी।
मैंने पहले ही बताया है कि अगर इस तरह से हम क्या कर लें, झील ले लें, नदी ले लें, कोई भी जलीय क्षेत्र ले लेते हैं, इस जलीय क्षेत्रों में अगर बात किया जाए तो यहां से अगर हमने क्या किया है, कार्बनिक पदार्थ अगर डाल रखे हैं अपने घरों से, सीवर से, टाउन से, यहाँ पे अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ती है, तो जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा यहाँ बढ़ेगी, नदियों में कार्बनिक प्रदूषण की समस्या प्रायः गर्मियों के महीने में अधिक हो जाती है, बदल जाती है, बदहाल हो जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप बात करें गर्मियों के दिन की बात करें, तो आप सब ये बताइए, गर्मियों के दिन में, यहां से गर्मियों के दिन की अगर हम बात करें, तो जो घर में खाना होता है, जो आप टिफिन में खाना लेके बैठते हो, ठीक है, वो सब कभी कभी यहाँ पे क्या अधिकतर महक जाते हैं, ठीक है। दही क्या होती है, जल्दी जम जाती है, या देर तक रखो खट्टी हो जाती है गर्मियों के दिन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया अधिक एक्टिव होते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ पहले पड़े ही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, शैवाल क्या हो जाएंगे, अधिक पैदा होंगे और कार्बनिक पदार्थों को अधिक तेजी से तोड़ना स्टार्ट करेंगे। अधिक तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से अगर हम देखें, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ठीक है। नदियों में कार्बनिक प्रदूषण की समस्या प्रायः गर्मियों के दिन में अधिक हो जाती है, बदतर हो जाती है। अपेक्षाकृत अधिक जल तापमान की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा, देखो तापमान की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा, शैवाल प्रस्फुटन हुआ है, शैवाल प्रस्फुटन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। ये भी स्टेटमेंट क्या होता है, यहां पे ये भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ये अलग स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ये अलग स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, कि सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, चले, क्योंकि शैवाल इसको सड़ाने गलाने काम कर रहे हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो बदतर हो रहा है, वो गलत है। नहीं, पानी गर्म होता है, इतना गर्म नहीं होता है कि ऑक्सीजन पानी से छोड़ के निकल जाए। अगर बात ऐसा हो जाता तो नदियों झीलों से ऑक्सीजन उड़ ही जाता, फिर जितने भी जलीय जीव है मर जाते। ऐसा नहीं है, गर्म होता है ऊपर का लेयर, इतना गर्म नहीं होता कि आप नदी में हाथ डाल के हाथ भी अगर डालेंगे तो जल नहीं जाएंगे, इतना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर नदी नाले इन सब की बात करें तो वहाँ बदबू गर्मियों के दिन में ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं और शैवाल या बैक्टीरिया उसे क्या करते हैं, तेजी से सड़ाते गलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल वाहन अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सूक्ष्म फाइन पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित करते हैं। डीजल इंजन उच्च वायु ईंधन अनुपात वाले सांद्र मिश्रण से चलते हैं। इसमें बताना है कथन ए, कथन दो, कथन एक, कथन दो, कौन सा सही होगा, बताइए भाई आप सब। जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करिए। ये तो मैंने आप लोग करवा दिया, बाकी और कौन सा पोर्शन है। चले भाई बताइए, यहां से अगर हम बात करें स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है, डीजल वाहन अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, अभी हमने पीछे देखा था वहां नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे 12-13% था वहां पे। सूक्ष्म कण फाइन पार्टिकुलेट मैटर को उत्सर्जित करते हैं, देखा है। अब यहां से सूक्ष्म कण की भी बात किया है, यहाँ सूक्ष्म कण की बात करें 0.5 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन के कणों को ये उत्सर्जित करता है, ठीक है, तभी तो हमको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। डीजल इंजन उच्च वायु ईंधन अनुपात वाले सांद्र मिश्रण से चलते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है अपना यहाँ पे गलत है। यहाँ की अगर हम बात करें, उच्च वायु नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है, निम्न वायु ईंधन अनुपात होता है। बस छोटे छोटे स्टेटमेंट है वो जानते रहिए आप। मतलब निम्न वायु चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, ईंधन की मात्रा, ईंधन चाहिए, ठीक है। मतलब वायु की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ईंधन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यहाँ वायु की मात्रा निम्न होगी, ईंधन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी, फिर इससे चलेगा इंजन, ये मिश्रण होगा और मिश्रण जब जलेगा
तो वही क्या होगा, उसे इंजन को ताकत देगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इनकी जो मात्रा होती है वो निम्न होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है सही, दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में 8 घंटों की अवधि के दौरान उसके शोर स्तरों को समकक्ष ध्वनि दाब स्तर के माध्यम से 80 डेसिबल बताया गया है, वह किसको संदर्भित करता है। पहला स्टेटमेंट है, पहला है माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के प्रवर्धक को, माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के माइक्रोफोन को, दिन की अवधि को, यह अवधि होगा कि माप को, या माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार को। यहां से बताना है कि क्या कौन सा आंसर होगा यहां से। बताइए भाई जल्दी से। देखें, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है आपको ना आए, मे बी, लेकिन ध्यान दीजिएगा। अब 8 घंटे की अवधि के दौरान किसी शहर की हम बात कर रहे हैं, किसी शहर में अगर हमें प्रदूषण की माप करना है तो यहां पे आता है समकक्ष ध्वनि दाब। याद रखिएगा, ध्वनि दाब की बात करें, ध्वनि दाब स्तर के माध्यम से 80 डेसिबल। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि यहां पे क्या बात करी जाती है कि यहां पे डेसिबल जो होता है वो ध्वनि या शोर को मापता है, प्रदूषण की मात्रा को बताता है। ठीक, 80 डेसिबल ए बताया गया है, जिसका मतलब क्या है, यहां पे सीधे सीधे याद रखिएगा कि यहां पे दो ध्वनि होती है, ध्वनि का यहां पे क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, तुलना। अब जैसे दो शहर ले लीजिए, एक शहर ए है, एक शहर बी है, ए और बी। यहां पे हमने देखा कि मोटर 8 घंटे में जो मोटर व्हीकल्स हैं वो कितने हैं, लोग की सोसाइटी है वो कैसी बसी है, वहां पे कितना शोर शराबा है, यहाँ की और भी चीजें हैं जिनसे शोर होता है। इसी तरह शहर बी में भी दोनों चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं। जब दोनों से कंपेयर करते हैं और यहाँ पे ध्वनि दाब की जब हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के हम ध्वनि के भार की बात कर रहे होते हैं, मतलब उसका दबाव हमारे वायुमंडली जो ध्वनि प्रदूषण है वो कितना पड़ रहा है। ठीक है, कितना पड़ रहा है, इसको मशीनें क्या करती हैं, लर्न करती हैं। ठीक, तो केवल आपको याद रखना है कि ध्वनि दाब की जब बात कर रहा है तो माप पे प्रयुक्त होने वाले यहां पे ध्वनि के भार की बात करता है, ये चीज हमेशा याद रखना है। ठीक है, ना तो माइक्रोफोन की बात करता है, ना दिन की अवधि की माप करता है, या माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के प्रवर्धक की बात करता है, नहीं, ये गलत हो जाते हैं। माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार की बात करता है। ठीक है, चलिए, बस छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीट होने शुरू हो जाएंगे और मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके लक्ष्यों और उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों के साथ सहलाभ है, बताना है। यहां से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, जैव विविधता संबंधी अभियान अभिसमय, या राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय। आप देख सकते हो कि 2018-19 के बाद इधर क्वेश्चन कितने लेंदी हो गए हैं। ठीक है, और अभी तक हम लोग केवल आप देख रहे हैं 10 तक ही पहुंच पाए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए। क्योंकि फिर मैं अगर कल से मिलूंगा तो फिर आपको क्वेश्चन स्तर है उसका लेवल में बढ़ाना स्टार्ट करूं, मतलब तेजी से बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा फिर। चले भाई, देखें, यहां से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, अब अगर देखें तो यहां से एसडीजी है, एसडीजी की बात किया जाए तो कहता है ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आप निकालिए। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके लिए है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो ये ओजोन क्षरण को रोकने के लिए है, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए अलग संस्था है ये। ठीक है, ये अलग संस्था है, ये अलग से काम करती है, इसका संबंध यहां से नहीं है। तो बी वाला कैंसिल कर सकते हो आप लोग, यहां बी वाला कैंसिल कर दीजिए। अब डी और ई में देखिए मैच है, अब यहां पे बी ये भी होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये बी हटा दीजिए।
आंसर कौन सा होगा अपना? बी, ये वाला होगा। ठीक है, लेकिन और देख लेते हैं। पेरिस समझौता, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोका गया था यहां से। जैव विविधता संबंधी अभिसमय इसी जुड़ा है जिसको हम सीबीडी कहते हैं, जो कि 1992 में आया था, 1992 में आया था। ठीक है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय, इसकी हम बात करें तो भारत सरकार ने, इंडिया ने क्या किया था, इसके स्टार्ट किया था 2008 में लागू आया था, 2010 में से हमने क्या किया था, लागू किया था, जो कि क्या है यहाँ पे UNFCCC से और बाकी UNEP से ये जुड़े हुए हैं। लेकिन ये वाला अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये अलग था, इससे UNEP से कोई मतलब नहीं है। ठीक, और SDG कौन स्टार्ट किया है? UN स्टार्ट किया, इसी की संस्था है। UN की संस्था ही कौन है? UNFCCC। इसलिए यहाँ पे SDG की बात करें तो इससे संबंधित है कौन सा? A, C, D और E। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है, निम्नलिखित ईंधनों के उनके दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, एक होता है आरोही बढ़ते क्रम में, एक अवरोही होता है घटते क्रम में। ठीक, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। प्राकृतिक गैस, कोयला, गैसोलीन या प्रोपेन, यहां से बताना है। क्वेश्चन बहुत टफ है, ऑब्वियस है, क्योंकि 2020 के क्वेश्चंस हैं और जैसा जैसा मैं इस पे आपको बताता जाऊंगा आप देखोगे मेरे साथ जितने भी क्वेश्चंस 2014 से लेकर के जो मैं सॉल्व करवाऊंगा 2023 तक, अगर आपने कर लिया, डेफिनेटली बता रहा हूं, फिर आपके क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होंगे। हाँ, वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा डीप में पूछा गया हो और मुझे भी ना पता हो इस समय क्या है, तो प्रोफेसर्स बनाते हैं, पता नहीं कहां से क्वेश्चन बना देंगे, वहां में भी चांसेस बनते हैं, लेकिन जल्दी गलत होने के चांसेस नहीं बनते हैं। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करिए। बताइए जल्दी से आप सब। चलिए भाई, देखो जयश्री वर्मा जी, अगर आपको क्वेश्चन समझ में कम आ रहा है इसका मतलब है बैकएंड में आप नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको बैकएंड में सबसे पहले जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हो, इस सीरीज को देख रहे होगे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको करना क्या है, पहले इसका आप लोग देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। अभी मैं इसके सोल्यूशन पे आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, अदरवाइज फिर इस तरह से आपको डिफिकल्ट लगता रहेगा हमेशा। ठीक है, जो लोग न्यू है, तैयारी स्टार्ट किए हैं, पहली बार या एक बार कर चुके, नहीं समझ में आ रही है, सबसे पहले क्या करना है आपको, सब्जेक्ट, यहां से सब्जेक्ट, या हम बात करें यहां पे नेट की और यहां से JRF की तैयारी आप कर रहे हो तो लैंग्वेज इसकी कठिन है। आपको करना क्या है, यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, या सिलेबस को एक कॉपी पे अच्छे से लिख लेना है। डाउनलोड करके अच्छे से इसको क्या करिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए, पेपर जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है वो होने चाहिए। फिर इस सिलेबस के अनुसार मान लिया टॉपिक 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपके 10 यूनिट होगी, 10 यूनिट सब में बटा हुआ है, उसको उठाना है और उस टॉपिक को देखना है। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे अब अपना सब्जेक्ट है यही बताऊंगा, पर्यावरण ले लिया, पर्यावरण के क्वेश्चंस को आप क्या करिए, रीड करिए। पर्यावरण के क्वेश्चंस को जब आप रीड करेंगे, अपने इसमें सिलेबस पढ़ लिया, इसको रीड कर लिया, तो अब अगर क्वेश्चंस ऑब्वियस है तो सिलेबस के अनुसार तो लगातार होगा नहीं। मान लिया कि पहली टॉपिक है SDG, तो आप देख लीजिए SDG वाला क्वेश्चन है क्या, तो ये वाला टिक कर लो कि हाँ भैया SDG वाला है। तो SDG वाला क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है,
तो पूरा एक पेपर से लेकर 30 पेपर तक पलट जाइए, उसके क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ठीक, फिर ये कर लीजिए। दोबारा से आइए, प्रदूषण दिया है दूसरा टॉपिक, तो प्रदूषण वाला एक बार चैप्टर उसको रीड करिए। तब आपको क्या होगा, जब धीरे धीरे पढ़ते आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको यह समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि चीजें पूछी क्या जा रही हैं। तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा, तब फिर आप ज्वाइन कर लीजिए क्लास, उस क्लास में ज्वाइन करके डिटेल से टीचर से पढ़ लीजिए, क्योंकि अपने आप पढ़ेंगे समय लगेगा, टीचर से पढ़ लेंगे तो कम समय लगेगा। समझ पा रहे जो मैं कह रहा हूं? ये मैं लालच नहीं दे रहा हूं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लेके 99 रुपये हमें पे कर दीजिए, लेकिन खुद समझिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो ऑब्वियस यूजीसी फिर आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक। हाँ, जो लोग भी न्यू हैं उन सबको मैं सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब तक आप बैकएंड में पढ़ाई नहीं करेंगे। और बैकएंड में अगर पढ़ाई अपने आप स्टार्ट करोगे तो ये निकलेगा 5 साल बाद, क्योंकि पेपर टफ होता जा रहा है। टीचर से पढ़ लेते हो तो ये आपका काम क्या होगा, कर देगा सरल, ठीक है, काम आपको क्या करेगा, सरल कर देगा। और जब इजी कर देगा टीचर, तब आप इसको जल्दी आप क्वालिफाई कर सकते हो। इस पेपर को जिसने जितनी जल्दी समझा उसका पेपर उतनी तेजी क्वालिफाई हुआ है, रियल बात है ये, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज, हम यहां लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाएंगे। लैंग्वेज के लिए जो तरीका मैंने बताया, आपको पेपर बार बार पढ़ते रहना है, तब आपको इसकी भाषाएं समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और मल्टीपल टाइम, कम से कम 20 से 25 बार अपने पेपर को रिवाइज करो, देखो फिर कैसे आपका एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। इसी पेपर में यूजीसी में मैंने जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स को गाइड किया है, डेफिनेटली बता रहा हूं, एक लड़की थी लखनऊ की जिसको हिंदी अपना सब्जेक्ट ठीक ठाक कंप्लीट था, लेकिन इस वाले में उसके बहुत नंबर कम आए थे, पिछला दिसंबर वाला। फिर उसने क्या किया, फरवरी में मुझसे गाइडेंस लिया उसने, मैंने उसको गाइड किया कि मैंने कहा तुम ये करना। आप विश्वास नहीं मानोगे, जून में उसने पेपर दिया और अगस्त में उसने मुझे कॉल किया था, बताया था कि सर मेरा जेआरएफ नहीं हुई थी, वो उसका क्या निकला था, नेट क्वालिफाई हो गया, नेट क्वालिफाई कर गई थी। फिर मैंने कहा आप कहीं सर मुझे भरोसा नहीं था, जो आपने बताई वही करी मैंने, ठीक है। फिर इस बंदे अब की बार इसने गाइड लिया, अब डेफिनेटली बता रहा हूं कि अब की बार उसका जेआरएफ तय है, क्योंकि एक बार आपने ये सब पे काम कर लिया तब आप नेट क्वालिफाई कर जा रहे हो। लेकिन आप इस पे काम करोगे तो जेआरएफ कहीं नहीं गया ना, फिर फर्स्ट पेपर हर्डल है कि सेकंड पेपर उसने अच्छे से प्रिपेयर कर रखी, मार दिया पेपर उसने, ठीक है। तो ऐसा है, अगर करते हैं तो हो जाएगा। ये तो मैं ऑनलाइन की बता रहा हूं। ऑफलाइन ऐसे ही गुजरात का बंदा रहा ऑनलाइन का, उसने गाइड लिया, उसने भी करी है। ऐसे और भी स्टूडेंट हैं जो मेरे लिस्ट में जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी यही है। अब इसमें से आपको करना क्या है, अपना सब्जेक्ट भी तैयार करके चलना है, नहीं फर्स्ट पेपर पे ही ध्यान देते चले गए, ठीक है। चलिए आइए इस पे देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। यहां से जब हम बात करेंगे, अब देखें अभी अभी G20 का प्रोग्राम हुआ है, G20 का प्रोग्राम, और इसमें अगर देखें तो यहां से नई नई चीजें ली गई है, इससे भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा। जब हम लोग यहां कंपेयर करें प्राकृतिक गैस की, तो इसको हम कहते हैं सीएनजी, कोयला की बात करें तो हम कोल बोलते हैं इसको, गैसोलीन की बात करें एथेनॉल C2H5OH होता है, लिक्विड है, ठीक है। यहां से देखिए प्रोपेन की बात किया जाए तो ये क्या है, गैस हो गई, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी। अब आप लोग बताइएगा, अगर जो गैस है एलपीजी जो आप घर में जलाते हो उसमें प्रदूषण होते हैं, थोड़ा सा प्रदूषण होता है, तो यहां पे अगर बात किया जाए जो सीएनजी गैस है वो अच्छे से जलती है, किसके कंपेयर में, एलपीजी के कंपेयर में। अब एलपीजी ये दोनों क्या है, गैस है। अब अगर इससे कम जोन जलेगा वो लिक्विड होगा। लिक्विड कौन है इसमें से, गैसोलीन है, जो कि अल्कोहल है। तो यहां पे सी वाला ऑप्शन जिसको हम गैसोलीन बोलते हैं, गैसोलीन। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जो ठोस है कोल, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो ये हमारा क्या है, व्यवस्थित रूप से। अब यही गैसोलीन की बात किया जाए तो गैसोलीन मतलब एथिल अल्कोहल को सरकार कह रही है C2H5 को, OH को हम क्या करेंगे, पेट्रोल डीजल के साथ मिलाना स्टार्ट करेंगे, और पेट्रोल डीजल में 20% क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। कब तक, 2025 तक मिलाएंगे। और इसीलिए सोलर अलायंस के जैसा G20 में आप देखोगे तो यहां पे गैसोलीन के लिए या एथिल अल्कोहल के लिए पूरे वर्ल्ड के साथ एक अलायंस भारत ने करना स्टार्ट किया है, भारत मुहिम चलाई है। उसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे, 1-2 लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से आप मैच करवा लीजिएगा, ठीक है।
तो यहां से आप मैच करवा लीजिएगा। ए हो गया, आगे होगा सबसे आंसर अवरोही पूछा है ना, अवरोही है बढ़ते क्रम में, तो ए वाला होगा, फिर डी वाला होगा, फिर सी वाला और फिर बी वाला। तो आंसर अपना कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफेनाइल पीसीबी द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण निम्नलिखित में से किनके द्वारा घटित हो सकता है? देखो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है, तो आपको कठिन लगेगा, है भी कठिन, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है? यहां से केमिस्ट्री का है, ठीक है, क्योंकि यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट ये ऐड करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप केवल रिवाइज करके नोट्स बना लीजिए, आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो जय माता दी बोल के टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारी केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ लोगे आप, ठीक है। अब केमिस्ट्री बैकग्राउंड तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते, तो और इन सब क्वेश्चन गलत होंगे, इससे सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ये सिलेक्शन नहीं रोकते हैं। चलो भाई बताइए जल्दी से। इसकी आपको नोट्स बनानी है, फिर बता रहा हूं मैं। देखें, पॉलीक्लोरेटेड जो बाइफेनलाइड ये पाए जाते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इसमें ए बी सी वाला ऑप्शन में, सीवेज जो बहिस्राव होता है, जो गंदा जल होता है उसमें, अपशिष्ट जहां पे हम जलाते हैं वहां, और उसके अलावा अगर बात करें यहां से विषाक्त कचरा। अब यहां से तापीय विद्युत संयंत्र है, ये गैस उत्सर्जित करते हैं, नाइट्रोजन की गैस उत्सर्जित करते हैं। परिवहन क्षेत्र है, यहां पे हमने देखा जो कड़की पदार्थ है उसको उत्सर्जित करते हैं। लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो जो सीवेज बहिस्राव होता है, सीवेज में जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों के मटेरियल्स, अलग अलग टाइप की कंपनियां, उनके जो मटेरियल्स आते हैं, जो कि मटेरियल का लास्ट होता है कचरा, वो आकर डायरेक्ट पानी में मिलता है, तो वहां पे ये इसके पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल ये मिलने स्टार्ट होते हैं। और विषाक्त कचरा की बात किया जाए, ऐसे कचरे जैसे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, उसकी अगर हम बात करें, चाहे बात किया जाए जो मेडिकल की इक्विपमेंट्स हैं, जो दवाइयां हैं, ठीक है, वो अगर हम एक्सपायर हो जाती उनका निस्तारण करें इस टाइप से, तो वहां ये मिलते हैं, इसमें अमाउंट अवेलेबल होता है। उसी प्रकार से यहां से अपशिष्ट ले जाकर हम उनको पानी जल में ना बहा करके उनको हम जला दें, जलाएंगे तब भी क्या है, उनमें अपशिष्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहां से याद रखिएगा। इनमें परिवहन क्षेत्र और ये जो प्रदूषण है ये अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये आंसर अपना कौन सा होगा? डी वाला। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों, बालकों और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित किया गया था? जो एमडीजी था उसकी बात कर रहा है कि यहां पे जो पाठ्यक्रम लाना था वो कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, इसे कर लीजिए। बताइए भाई। बताइए भाई जल्दी से। तेरह का डी। देखें, फिर यहां पे जो लोग आंसर कर रहे हैं इसका मतलब आपने मेरी पूरी क्लास नहीं करी है, ठीक है। जब एमडीजी की बात करेंगे तो यहां पे प्राथमिक शिक्षा की बात करता है। जितने भी स्टूडेंट्स आप मुझसे जोड़ रखे हो, यहां से कुछ के आंसर सही आ रहे हैं और लोग के गलत आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि ये सब चीजें हमने यहां पढ़ा रखी है, पूरी चीज सॉल्व करवा रखी है। आप जितने भी लेक्चर्स हुए उनको देख डालिए ढंग से, वो सब चीजें हलवा चीजें नहीं हो रही हैं। यूजीसी की तैयारी करें, हलवा चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पे मैं।
क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो क्वेश्चन, अगर ये सब क्वेश्चन गलत होंगे इसका मतलब सीधे सीधे बात आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या नहीं पढ़े हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा। अब एमडीजी के जितने भी 8 लक्ष्य हैं, 8 लक्ष्य हैं, वो आपको याद होने चाहिए, जितने भी हैं याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यदि किसी भी दी गई ध्वनि की तीव्रता में दोगुना की वृद्धि होती है तो डेसिबल में ध्वनि के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। ये भी इसमें मैथ अप्लाई होगी। केवल आपको क्या करना है, इसमें कुछ चीजें याद करनी है। पहले एक बार देख लीजिए, 14वां का आंसर आप देने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, याद कर लेना है ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या याद करना है कि अगर यही क्वेश्चन आया, दी गई ध्वनि की तीव्रता में अगर दुगनी वृद्धि करेगा तो हम ये मान के चले कि यहाँ पे 3 dB बढ़ेगा। अब कह दो कि सर पढ़ा दो पूरा, तो यहाँ पे फिर अच्छी खासी क्या होगी, मैथ अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। मैथमेटिक्स में हाई स्कूल में पढ़े होंगे, लॉग एक आता है, ये लॉग फिर मुझे यहां बताना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर से चला जाएगा। ये जो मैथ्स के और साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो अपना सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो भूगोल के, इतिहास के, हिंदी के, संस्कृत के, इंग्लिश के, ये सब इसको देख रहे होंगे, नहीं समझ में आएगी फालतू में चीजें, तो ऐसी चीजें यहाँ पे याद करके टिक लगाओ, आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्वालिफाई करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चले, ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब चीजें नहीं आती, नहीं पढ़ा सकता मैं। साइंस बैकग्राउंड को, मैथ बैकग्राउंड को पढ़ा सकता हूं मैं, बट यहां पढ़ाना स्टार्ट करूंगा फिर आपको बोरिंग लगेगा और एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना ठीक नहीं है, ठीक है। फिर ये टाइप क्यों करवा दिया, ताकि आपको क्वेश्चन पता चलता रहे कैसे आता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत के दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट अथवा ऊष्मा की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन सबसे अधिकतम होता है। कोयला, बिटुमिनस कोयला, प्राकृतिक गैस, डीजल ईंधन और हीटिंग ऑयल या गैसोलीन। मैंने जो बताया है वही अप्लाई करना कि अगर गैस होगा कम प्रदूषण करेगा, और अगर सॉलिड होगा तो ज्यादा प्रदूषण करेगा, लिक्विड होगा तो सॉलिड वाले से कम, गैस वाले से कम, और सॉलिड गैस वाले से भी क्या करेगा, अधिक करेगा, और लेकिन सॉलिड से अधिक, ठीक है, कम। ये बताना है आपको, दिमाग लगाइए थोड़ा सा जल्दी से। ये 15 तक ही आज रखेंगे, फिर कल पढ़ेंगे बाकी चीजें, क्योंकि आज थोड़ा सा बाकी चीजें मैं कल पढ़ाऊंगा। आने वाले जो पार्ट 7 होंगे उसमें देख लेंगे हम लोग। तो कल 9 बजे मेरे साथ फिर बने रहिएगा। और दिमाग लगा के बताइए जल्दी से आप लोग। कोयला, बिल्कुल सही बात है। यहां से जो लोग भी आंसर कर रहे हैं कोयला, देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट किया कि नहीं किया। इस वाले क्वेश्चन को अगर देखो एक बार आप लोग, और इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन इसको देखिए। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को लगा के गया होगा, जो क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन को लगा के जाए, तो क्या ये क्वेश्चन और जो अभी क्वेश्चन हम करें क्या वैसा ही नहीं है? बिल्कुल वैसा ही है। एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ लिया, एक बार सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, फिर क्वेश्चन पूछने दो एग्जामिनर को, ठीक है, क्वेश्चन पूछने दीजिए एग्जामिनर को। यहां आप देख सकते हो, यही तो है, बस उसमें इसको अरेंज करवाए, यहां से आपने क्वेश्चन पूछ रखी है अलग से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके जो क्वेश्चंस है 2020 तक में, अभी हम चल रहे हैं यहां से 2020 में। तो आगे भी ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कब से, यहां पे कल अपनी जो क्लास होगी 9 AM पर फिर से होगी। और जो लोग यहां से अभी इन्वायरमेंट वाला पार्ट में सॉल्व करवा रहा हूं 2020 का पेपर, जो लोग डिटेल्स इसे पढ़ना चाहते हैं, और तो यहां पे 5 बजे से शनिवार को, हर शनिवार को मैराथन क्लास चलती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। 5 बजे से यहाँ पे इसमें अभी चल रहा है पेड बैच चल रहा है। पेड बैच की जो फीस है 999 है। आप जिसको भी लगता है डिटेल से पढ़ना है पढ़ सकता है, 3 महीने में आपका सिलेबस ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जिन स्टूडेंट को ज्वाइन करना है या क्लासेस को देखना है देखिए, बाकी लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं सूर्यांश सर अब आपसे विदा लेता हूं। अब फिर आप अपने जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मेरी ओर से आप सबको हैव अ गुड डे एंड बाय। हाँ, ये क्लास 9 बजे डेली होती है।